द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आरजे किशन एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं रामबाण श्रृंखला की एक और नई क्लास लेकर। जल्दी से एक बार सभी इस सेशन को शेयर कर दीजिए और एक साथ मिलकर लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर कोई नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमने 3 क्लास कर ली है, 2 जीके की हो गई है और एक साइंस की हो गई है। ये साइंस की दूसरी क्लास रहने वाली है, तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा और आज का ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन में हम बात करें तो 60 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं और इनमें आपको पता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो आप सोच सकते हो कि कितने प्रश्न हमारे तैयार हो जाएंगे। और जब तक 1 तारीख तक ब्रह्मास्त्र आते हैं, इतने दिन हम क्या करते हैं, इस रामबाण श्रृंखला को जारी रखते हैं। आपको पेपर को गर्दा गर्दा उड़ाना है और ऐसा आएगा पेपर, यहां से बाहर नहीं जाएगा पेपर। यह हमारा दावा है, यह हमारी गारंटी है। आप हम पर विश्वास कीजिए। पालीवाल जी सर और मैं और किशन सर तीनों मिलकर आपको इतनी तैयारी करवा देंगे पेपर तक कि पेपर को उसकी औकात दिखाओगे आप। चलिए आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एडुकेशना ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है वहां से कर सकते हो, या लाइव चैट में जो पिन कर रखा है कमेंट वहां से भी आप कर सकते हो। चलिए आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी इस प्रश्न का लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न क्या दे रखा है? प्रश्न है मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, यानी कि मलेरिया रोग होता है वो किस परजीवी के कारण होता है। तो आप सबको पता है। सबसे पहले बात कर लेती है किस मच्छर के काटने से होता है। मच्छर की बात करें तो मच्छर होता है मादा एनाफिलीज। एनाफिलीज ये आपको याद रखना, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो किस मच्छर के, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और प्रोटोजोआ की बात करें, किसकी बात करें, परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ की, तब आपको करना है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है जो एक किसका, मलेरिया का वाहक है जिसके कारण होता है। अगर बात करें एडीज, ये जो मच्छर है ना, एडीज मच्छर, इसके काटने से डेंगू, कौन सी बीमारी, डेंगू बीमारी होती है, यह भी आपको याद रखना है। अगर लेक्टोबेसिलस की बात करें तो लेक्टोबेसिलस दही, दूध से दही में, दूध से दही बनाने में अगर कोई सहायक है तो वो कौन सा जीवाणु है, तो आपको याद रखना है लेक्टोबेसिलस है। ये इतना आप नोट करके लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, क्या एटीपी का पूरा नाम है? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एटीपी है क्या। ये एटीपी क्या है? ये एटीपी हमारे शरीर की क्या है, ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा है, यानी कि एनर्जी करेंसी है। क्या है? एनर्जी करेंसी है। क्या एटीपी है वो हमारे शरीर में क्या, ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं इसका पूरा नाम क्या होता है। देखो एटीपी का नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम होता है, यानी कि फुल फॉर्म होती है, जो हमारे शरीर में एक ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। अब प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि कोशिका का पावर हाउस, किसका? कोशिका का, कोशिका का बिजली घर, बिजली घर कौन सा होता है? तो वो आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ये ऊर्जा से संबंधित है, तो आप याद रख सकते हो कि जो कोशिका का पावर हाउस है वो क्या कहलाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करता है? तो वो होता है विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी है, ये हार्मोन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? हार्मोन की तरह कार्य करता है। और यह हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। किससे? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो विटामिन डी है। और यह हड्डियों से संबंधित बीमारी
इसकी कमी से कौन सी हड्डियों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है वो किससे होती है, किसके कारण होती है, तो विटामिन डी की कमी से होती है। यह आपको याद रखना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से हमें क्या, हड्डियों को मजबूती मिलती है, इसलिए विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, यह आपको याद रखना है। अगर बात करें विटामिन के की, तो यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के है, यह आपको याद रखना। विटामिन ए की बात करें तो इसकी कमी से रोग, अगर इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी रोग, क्योंकि विटामिन ए है वो आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है वो विटामिन ए के कारण होती है। और सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा गाजर में पाई जाती है, इसीलिए गाजर मतलब जिसकी आंखें मतलब रतौंधी वगैरह आंखों से संबंधित जो भी बीमारी है वो गाजर खाने से काफी हद तक ठीक हो जाती है, यानी कि गाजर से हमें विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है, इस कारण आपको याद रखना। अगर विटामिन बी की बात करें तो बेरी रोग है वो विटामिन बी की कमी से होती है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 4 आपके सामने क्या दे रखा है, किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। देखो ग्रंथियों के उपनाम से प्रश्न काफी बार आ जाते हैं और अब की बार भी आ सकता है। तो जैविक घड़ी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेडमास्टर ग्रंथि, हेडमास्टर ग्रंथि, या इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हैं। क्या, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। अब बात करते हैं मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, वो कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि किसी को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यह आपको याद रखना। और ये कहां पाई जाती है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसकी आकृति होती है मटर के समान, ये याद रखना। अगर बात करें एड्रिनलिन ग्रंथि की, तो ये आपातकाल, ये भी आपको याद रखना। आपातकाल ग्रंथि के नाम से कोई जानी जाती है तो वो एड्रिनल ग्रंथि है, यह आपको याद रखना। ये एड्रिनलिन हार्मोन का क्या करती है, स्रावण करती है। अगर बात करें जैविक घड़ी की, जल्दी से बताओ, जैविक घड़ी की बात करें तो किसे कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं पीनियल ग्रंथि को। बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट है, पीनियल ग्रंथि आपका ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे हेडमास्टर ग्रंथि तो हाइपोथैलेमस, अगर पूछे मास्टर ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि, अगर पूछे आपातकालीन ग्रंथि तो एड्रिनल ग्रंथि, अगर आपको पूछे जैविक ग्रंथि तब आपको करना है पीनियल ग्रंथि, ये आपको नोट करके लिख लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने है 5 नंबर, क्या है, डोबसन किसकी इकाई है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से बताओ डोबसन किसकी इकाई होती है, जल्दी से बताओ। डोबसन है वो ओजोन की सांद्रता की इकाई होती है, किसकी, ओजोन की सांद्रता की मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, डोबसन होती है, यह आपको याद रखना। अगर बात करें ओजोन तो O3 इसका सूत्र होता है और यह एक त्रिपरमाणविक अणु होती है। कौन, ओजोन, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से हमारे शरीर की रक्षा करती है। कौन, ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से हमारे शरीर की रक्षा कौन करती है, वो ओजोन परत करती है, जो कि एक त्रिपरमाणविक अणु है। और इसकी सांद्रता है वो किसके द्वारा मापी जाती है, वो डोबसन है इसकी इकाई, यह आपको याद रखना। अगर बात करें दूध की सांद्रता तो लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की सांद्रता मापी जाती है, यह भी आपको याद रखना है। लेक्टोबेसिलस मैंने बता दिया, दूध से दही में बदलने का जो जीवाणु है वो क्या होता है, लेक्टोबेसिलस होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, क्या, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र बताओ। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र बताना आपको। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, mv² बट्टा आर होता है। क्या, mv² बट्टा आर, इसका सूत्र क्या होता है, mv² बट्टे आर होता है। ये किसका, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है। 1/2 mv² किसका होता है, ये गतिज ऊर्जा का होता है, गतिज ऊर्जा का, ये आपको याद रखना। गतिज ऊर्जा की बात करें तो 1/2 mv²। आपको पूछा अभिकेंद्रीय बल का तो आपको mv² बट्टा आर करना है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाओ। mgh है ये स्थितिज ऊर्जा का है, स्थितिज ऊर्जा,
ये भी आपको याद रखना। और एम ए है, ये बल किसका, ये बल का होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 7 का जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या है प्रश्न दे रखा है, सितार उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। यहां से मैं आपको 2-4 प्रश्न और भी बताऊंगा जो कि पिछले पेपरों में पूछे गए। देखो सितार होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किस में, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को, ये आपको याद रखना। एक होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदलता है। कौन, याद लिखिए, यांत्रिक, यांत्रिक से ध्वनि तो सितार हो गया। अगर पूछे यांत्रिक से विद्युत, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा पूछे तो आपको यहां करना होगा जनरेटर, या आप इसे जनित्र भी बोलते हो, या इसे डायनमो भी बोल सकते हो। अगर आपको पूछे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत से यांत्रिक पूछे, यानी कि इसका उल्टा कर दे, तब आपको क्या करना है, मोटर करनी है। क्या, विद्युत मोटर करनी है। विद्युत जो मोटर होती है वो क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सितार है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो विद्युत मोटर बदलती है। ये आपको नोट करके लिख लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, क्या परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप का मतलब उससे नीचे का जो ताप है वो संभव ही नहीं है। इसका मतलब इससे नीचे जो ताप संभव नहीं है। परम शून्य ताप का मतलब होता है 0 केल्विन। परम शून्य ताप का मतलब क्या होता है, 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन। अब क्या करोगे आप, पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ोगे और आप इस पर टिक लगा दोगे, नहीं। यहां देखो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यह भी 0 केल्विन के बराबर ही होगा। 0 केल्विन के बराबर ही होगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ए व सी दोनों। आप कंफ्यूज में या तो ये देख के मतलब कर दोगे ए, या फिर आपको 0 केल्विन दिखते हैं आप 0 केल्विन कर दोगे। आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं। सबसे पहले तो बात यही आती है, कई बार हम क्या करते हैं, हमें प्रश्न एकदम सरल लगता है लेकिन उसमें ऑप्शन दिखते ही हम टिक कर देते हैं। लेकिन पूरे ऑप्शन हमें पढ़ने जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जो दोनों ही सही होते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है पेपर में, ये आपको खास तौर से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न नंबर 9 आपके सामने, क्या सीमेंस किसका मात्रक है। यानी कि सीमेंस है वो किसकी इकाई होती है, सीमेंस होती है चालकता की इकाई। किसकी, चालकता की। यह आपको याद रखना, चालकता की इकाई होती है सीमेंस। और इसकी एक और याद रखना, इसकी महो, या इसे ओम इनवर्स भी कहते हैं। यह भी आपको याद रखना, ओम इनवर्स, महो। सीमेंस की बात करें तो यह चालकता की इकाई है। प्रतिरोध की बात करें तो ओम, प्रतिरोध की इकाई बात करें तो ओम होती है। अगर प्रतिरोधकता की बात करें तो ओम मीटर होती है, ओम मीटर। ओम आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, और मीटर ये किसका होता है, ये प्रतिरोधकता। प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का तो क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। अगर बात करें विद्युत धारा की तो इसका आप सबको पता है एम्पियर होता है। ये आपको नोट करके लिख लेना चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली आ ही जाता है, मात्रक से संबंधित एक आध प्रश्न आ ही जाता है। अगला प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, क्या डोपलर प्रभाव का संबंध किससे है। जल्दी से बताओ, डोपलर प्रभाव का संबंध है वो किससे है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। देखो डोपलर प्रभाव का संबंध की बात करें तो वो ध्वनि से है। किससे, ध्वनि से संबंधित है डोपलर प्रभाव। अब आप कहोगे क्या यह प्रकाश में नहीं हो सकता। हां हो सकता है, अगर प्रकाश का वेग इतना अधिक न हो तो। प्रकाश का वेग अगर अधिक न हो, प्रकाश का तो वेग अधिक होगा ही ध्वनि से। ध्वनि तो बहुत कम मतलब स्लो चलती है, तो प्रकाश का वेग होता है वो होता है बहुत तेज। तो ये डोपलर प्रभाव कार्य नहीं करता है प्रकाश में, ये आपको ध्यान रखना। जो प्रकाश है इसमें कार्य नहीं कर पाता डोपलर प्रभाव, और ध्वनि में ये कार्य कर लेता है।
जैसे कोई भी मान लो ट्रेन है, वो अगर हमारी तरफ आ रही है तो उसकी जो आवृत्ति है ध्वनि की वो हमें बढ़ी हुई प्रतीत होती है, अगर हमसे दूर जा रही है तो घटी हुई प्रतीत होती है। यही है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या कहता है कि अगर कोई रेलगाड़ी हमारी तरफ आ रही है तो उसकी ध्वनि की आवृत्ति हमें बढ़ी हुई प्रतीत होती है, अगर हमारे से दूर जा रही है तो उसकी ध्वनि की जो आवृत्ति है वो घटी हुई प्रतीत होती है। यही होता है डॉपलर का प्रभाव। और ये किससे संबंधित होता है? ये ध्वनि से संबंधित होता है। ये प्रकाश में कार्य नहीं करता है, क्योंकि प्रकाश का वेग अधिक होता है, इसलिए यह प्रकाश में क्या करता है? कार्य नहीं करता है, यह केवल ध्वनि में कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 11 आपके सामने क्या दे रखा है? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? देखो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4 कोष्ठ होते हैं। 2 आलिंद, 2 तो होते हैं आलिंद और 2 होते हैं क्या? निलय। ये आपको याद रखना, 4 कोष्ठ होते हैं। अगर मछली के बाद तो आपका उत्तर है वो 4 हो जाएगा। अगर 3 की बात करें तो ये किस में होते हैं? मेंढक में। मेंढक में कितने होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। अगर 2 की बात करें तो मछली, मछली में 1 आलिंद और 1 निलय होता है। और प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि मछली श्वास किसके माध्यम से लेती है, यानी कि मछली का जो श्वसन अंग है वो कौन सा है, तब आपको गलफड़े या गिल्स करना है। अगर मेंढक की बात करें तो त्वचा करना है, अगर मानव की बात करें तो फेफड़ा करना है। तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या? 12 नंबर प्रश्न दे रखा है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? मानव लार का पीएच मान देखो 7 तो होता है आशुत जल, आशुत जल या हम कह सकते हैं शुद्ध जल। ये तो होता है 7 किसका? और 7.4 मैंने कल बताया था रक्त का, पिछली कक्षा में बताया था रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये हल्का क्षारीय होता है। अगर बात करें मानव लार की तो लार का पीएच मान 6.4 होता है, यानी कि यह प्रबल अम्लीय होता है। लार होती है वो प्रबल अम्लीय होती है। इसका कारण क्या होता है मैं समझा देता हूं। देखो लार प्रबल अम्ल इसलिए होती है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या अम्ल के कारण वो खाना क्या हो जाता है, वो खाना मतलब मिक्स होके और आसानी से पच जाता है। यह आपको याद रखना, लार का पीएच मान ये अम्लीय प्रबल अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम खाना खाएंगे हमारे खाने में जो लार मिक्स होगी तो वो भोजन है वो आसानी से पक जाएगा, इसलिए ये आपको याद रखना। इसका कितना होता है? 6.4 होता है मानव लार का पीएच मान। ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट किसका प्रमुख अयस्क है? जल्दी से बताओ। मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गए, ये किसके प्रमुख अयस्क है? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है। तो Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3 होता है मैग्नेटाइट का सूत्र। सॉरी ये तो होता है हेमेटाइट का, Fe3O4 होता है, O4 होता है। और एक होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट का होता है ये Fe2O3। ये किसका? हेमेटाइट का होता है। ये भी किसका है? लोहे का है। और मैग्नेटाइट भी किसका है? लोहे का है। तो यहां आप थोड़ा सा मैं दोबारा लिख लेता हूं, आप कंफ्यूज में मत रहना। Fe3O4 होता है, Fe3O4 होता है किसका? मैग्नेटाइट का। और हेमेटाइट का होता है Fe2O3। यह आपको नोट कर लेना है। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट, बॉक्साइट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसका अयस्क है, तो वो किसका है? एल्यूमिनियम का है। अगर शीशे की बात करें, शीशे की बात करें तो गैलेना, पारे की बात करें तो सिनेबार। ये आपको नोट करके लिख सकते हो। जल्दी से बताओ, नोट कर लिया क्या? बिल्कुल, पारे का सिनेबार होता है, शीशे का गैलेना होता है। और शीशे इसका जो गैलेना का सूत्र होता है PbS होता है, PbS। ये आप नोट करके लिख सकते। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये इतनी चीजें आपने नोट कर ली तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। क्या रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी है, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी हेनरी बेक्यूरेल ने। किसने? हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है क्यूरी। क्या होता है? रेडियो सक्रियता का अगर मात्रक पूछे आपसे
तब आपको क्यूरी करना है। अगर बात करें जो हेनरी है, ये किसका मात्रक है? हेनरी होता है प्रेरकत्व का। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। और किसका? रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है? तो वो क्यूरी होता है। यह आपको याद रखना। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। हेनरी मोजले ने कौन सी? आधुनिक आवर्त सारणी। आपको पूछे किसने दी थी, तो हेनरी मोजले ने दी थी। और जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? जल्दी से बताओ। जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज। ये आप नोट करके लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न नंबर 15 आपके सामने क्या है? एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक क्या है? एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक बताना आपको। देखो पिब्बी। पिब्बी किसका होता है? मैंने अभी बताया था। पिब्बी किसका होता है? ये होता है शीशे का। शीशा या इसे लेड भी कहते हैं। ये होता है लेड का। अगर बात करें एयू तो ये सोने का होता है। अगर एजी की बात करें तो चांदी का होता है। एक इस प्रकार का एच जी और होता है, यह मरकरी का होता है, या जिसे हम पारा भी कहते हैं। अब बात करें किसकी? एंटीमनी की, तो इसका होता है एस बी। क्या? एस बी इसका रासायनिक प्रतीक होता है। ये देखो जी जी, ये जी, दो जी के हो गए, ये बी का, ये बी का। इस प्रकार से आप, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं ज्यादा, इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाती है कि पीबी किसका है, एसबी किसका है, एजी किसका है। इस प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। पीबी तो शीशे का है, एयू सबको पता है सोने का, एजी चांदी का, एसबी एंटीमनी का, एचजी है वो मरकरी यानी कि पारे का होता है। अगला प्रश्न नंबर 16 आपके सामने क्या दे रखा है? सबसे भारी तत्व कौन सा है? प्रश्न में दिया सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व तो होता है यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम है वो सबसे भारी तत्व होता है। ये आपको याद रखना। अगर आपको पूछे धातु, तो धातु होती है ओस्मियम। सबसे भारी धातु, भारी धातु की बात करें तो ओस्मियम होती है। आपको पूछ ले सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो आपको हाइड्रोजन करना है। और सबसे हल्की गैस कह दे तब भी हाइड्रोजन करना है। अगर सबसे हल्की अक्रिय गैस कह दे तब आपको हीलियम करना है। सबसे हल्की धातु कह दे तब आपको लिथियम करना है। सबसे हल्की धातु लिख लेता हूं, पूछा जा चुका है कई बार। सबसे हल्की धातु वो होती है लिथियम। ये आपको नोट करके लिख लेना है। अगला प्रश्न नंबर 17 आपके सामने क्या दे रखा है? कपूर को ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है? यानी कि कपूर होता है वो सीधा डायरेक्ट ठोस से किस में बदलता है? गैस में बदलता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण द्रव से गैस, द्रव से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। एक आपके कंफ्यूज रहता है, एक तो यह द्रव्य होता है और एक यह द्रव्य होता है। इनमें क्या अंतर है यह बताओ आप। एक तो द्रव्य ये ऊपर वाला और एक ये द्रव्य। देखो ये द्रव्य है, ये तो होता है पदार्थ का ही दूसरा नाम है, पदार्थ का। और ये है इसकी अवस्था। जैसे पदार्थ की कितनी मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ये वो द्रव्य अवस्था है, लेकिन ये द्रव्य है। द्रव्य वो पदार्थ का ही दूसरा नाम है, पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य है ये द्रव्य की अवस्था है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ गया। क्या? सूर्य में हाइड्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? देखो सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। यह आपको ध्यान रखना। और हीलियम भी होती है। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा होती है 70% और हीलियम की मात्रा होती है 28%। कितनी? 28% हीलियम होती है और 2% इसमें ऑक्सीजन भी पाई जाती है। यह आपको याद रखना।
सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो नाभिक है छोटे छोटे नाभिक बनकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, तो क्या हो गई? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो गई। अगर बात करें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 70% होती है। 28% हीलियम पाई जाती है और 2% ऑक्सीजन पाई जाती है। यह आपको याद रखना। अगला प्रश्न नंबर 19 आपके सामने, क्या चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? जल्दी से बताओ, चेचक के टिक्के का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल आपका जवाब सही है। चेचक के टिक्के का आविष्कार सबको पता है, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टिक्के का आविष्कार किया गया था। ल्यूवेनहोक को किसका माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है? यह भी आपको याद रखना। इसने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। किसकी? सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, यह याद रखना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 ईस्वी में। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन, जो कि प्रथम एंटीबायोटिक है, उसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का पिता, वांशिकी का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जिसने मटर के पौधे से प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न नंबर 20 आपके सामने, क्या मायोपिया रोग के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मायोपिया का मतलब क्या है। मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, यानी जिसको निकट नहीं दिखाई देता है, जिसको निकट दिखाई देता है और दूर नहीं दिखाई देता। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? जिसको निकट तो दिखाई देता है लेकिन दूर नहीं दिखाई देता। यह आपको याद रखना। तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह आपको नोट रखना। उत्तल लेंस की बात करें तो ये किसके? दूरदृष्टि दोष, यह आपको याद रखना। निकट दृष्टि का मतलब क्या है? जिसको निकट साफ दिखाई देता है। अब आप सोचोगे निकट दृष्टि यानी कि निकट, लेकिन ये क्या है? ये नाम से आप पता नहीं लगा सकते, नाम के विपरीत होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 21 आपके सामने, क्या दे रखा है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताओ, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है क्या? कैंडेला होता है। देखो ये ज्योति तीव्रता, ये 7 मूल राशियों में शामिल है। 7 मूल राशियां होती है उसमें शामिल है। 7 मूल राशियों में शामिल है। प्रकृति में 7 मूल राशियां मानी गई है जिनमें ज्योति तीव्रता है वो शामिल है। ये आपको याद रखना। अगर बात करें प्रकाश वर्ष की तो ये दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक। एक प्रश्न आता है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति किसका मात्रक है? अश्वशक्ति, या इसे हम कहते हैं हॉर्स पावर, यानी कि एचपी किसका मात्रक होता है? तो यह शक्ति का मात्रक होता है। यह आपको याद रखना है। इतनी बात आपके क्लियर हो गई क्या? एम्पियर हमने बता दिया। विद्युत धारा का मात्रक की बात करें तो एम्पियर होता है। अगला प्रश्न नंबर 22 आपके सामने, क्या दे रखा है? कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? यानी कि जो कैप्सूल होता है उसका जो आवरण है वो किसका बना होता है? देखो कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। किसका? स्टार्च का बना होता है। और सेल्यूलोज की बात करें तो कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। और प्रोटीन की बात करें तो सर्वाधिक अंकुरित दाल में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और मांस मछली, उसमें भी क्या? प्रोटीन की सर्वाधिक। मांसाहारी में बात करें तो मांस या मछली। अगर बात करें शाकाहारी में तो सोयाबीन की जो अंकुरित दाल होती है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 23 आपके सामने, क्या भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? वैसे तो ये जीके का प्रश्न है, बट साइंस में कई बार इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, तो हमें तो क्या प्रॉब्लम है,
जो भारत की मानक समय रेखा, किसकी पूछ रहा है, भारत की मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह है किसके, प्रयागराज, यानी जिसका पहले नाम क्या था, इलाहाबाद था, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। यह आपको याद रखना, प्रयागराज का जो नैनी स्थान है वहां से गुजरता है, और यह जीएमटी से, जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम मानक समय है, उससे 5.5 घंटे आगे है। या इस प्रकार से आप लिख सकते हो, 5.5 घंटे क्या है, आगे है। कौन सा, जो हमारा जो भारत का मीन टाइम है, वो मानक समय है, वो किससे, ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। ये 0 डिग्री देशांतर है, यह है जीएमटी, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि ग्रीनविच मानक समय रेखा। यह आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताओ, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। मैं इतने में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जल्दी से बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राकेश कुमार, संदीप कुमार, बिल्कुल आपका जवाब सही है। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, और ये जो टेस्ला है ये चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। फेराडे ये आवेश का मात्रक है, आवेश का बड़ा मात्रक क्या है, ये फेराडे है। यह आपको याद रखना, एक फेराडे बराबर 96,495 कुलाम होती है, या इसको लगभग हम क्या कह सकते हैं, 96,000, सॉरी एक मिनट सही लिख देता हूं, 96,500 कुलोम होता है। यह आपको याद रखना, कुलोम होता है, किसके बराबर, एक फेराडे के बराबर 96,500 कुलोम होते हैं। अगर फेराड की बात करें तो विद्युत धारिता का, विद्युत धारिता के मात्रक की बात करें तो वो फेराड है। ये आपको नोट करके, इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं रहना। देखो फेराडे तो क्या है, फेराडे तो आवेश का मात्रक है सबसे बड़ा, अगर फेराड की बात करें तो वो किसका है, वो विद्युत धारिता का है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 25 आपके सामने, क्या वर्मी कल्चर का संबंध किससे है। देखो वर्मी कल्चर का संबंध है केंचुआ पालन से, किसका, केंचुआ पालन से संबंधित है वर्मी कल्चर। अगर मधुमक्खी पालन की बात करें तो एपी कल्चर, एपी कल्चर है वो मधुमक्खी पालन है। रेशम कीट पालन की बात करें तो सेरिकल्चर, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन है। अगर मत्स्य पालन या इसे हम कह सकते हैं मछली पालन है तो इसका संबंध है फिशिकल्चर से। ये आप नोट करके लिख सकते हो। इतनी आप बात क्लियर हो गई क्या, जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 26 नंबर, जल्दी से सभी जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न क्या रेखा है, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है। किसका, विटामिन ई का रासायनिक नाम। देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, रेटिनोल विटामिन ए का है, विटामिन ए का रेटिनोल है। थाइमीन विटामिन बी1 का है, विटामिन बी1 का है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो विटामिन सी का है, सी का है। अगर बात करें डी का, कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल की बात करें तो ये डी का है, विटामिन डी का रासायनिक नाम। अब आपको पूछा है ई का, तो ई का होता है टेकोफेरॉल, क्या, टेकोफेरॉल। और एक पूछा जाता है के का, विटामिन के, तो इसका होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन किसका होता है, वो विटामिन के का होता है। तो जितने भी ये विटामिन है इनके मैंने रासायनिक नाम लिख दिए है, आप नोट करके याद कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है वो 27 नंबर आपके सामने, क्या
तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का कारण है? जल्दी से बताओ, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे हमें क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? जल्दी से बताओ। तो तारे होते हैं वो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगर बात करें मृग तृष्णा हो गया, जो फाइबर लाइन होती है, कौन सी? जो फाइबर लाइन होती है उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग तृष्णा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या उदाहरण है? तो ये आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 28 आपके सामने, क्या सोनार का फुल फॉर्म क्या है? सोनार, सोनार को हमें से लिख सकते SONAR। ये काम किसके लिए किया जाता है? सोनार उपकरण है वो किसके लिए यूज होता है? तो ये पानी के अंदर जो दुश्मन सेना की पनडुब्बी है या पानी की जो गहराई है उसका जो पता लगाने के लिए किसका? सोनार एक विधि है जिसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये आपको याद रखना। तो इसका हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और इसमें किसका? प्रासर्वे ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से क्या? जो दुश्मन की पनडुब्बी या जो नाव है उसका क्या पता लगाया जा सकता है। और यही प्रासर्वे ध्वनि तरंगे उन्हीं का प्रयोग करता है चमगादड़, जो कि मतलब उसके वो किस के माध्यम से देख सकता है? तो प्रासर्वे ध्वनि तरंगों के माध्यम से अनुमान लगा सकता है कि आगे कोई वस्तु है या फिर इस प्रकार से। अगला प्रश्न नंबर 29 आपके सामने, क्या दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? दूध का जो सफेद रंग है वो किसके कारण होता है? देखो, मेलानिन, इसके कारण त्वचा का रंग होता है। त्वचा का रंग होता है किसके कारण? मेलानिन के कारण। केरोटीन के कारण पत्तियों का पीला रंग। और गाय के घी का पीला रंग भी किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण होता है। अगर बात करें दूध का सफेद रंग, तब केसीन के कारण होता है। किसके कारण? केसीन। और केरोटीन के कारण आप लिख सकते हो गाय के घी का पीला रंग, ये नोट करके लिख सकते हो। अगर कैफीन की बात करें तो ये चाय और कॉफी का जो उत्तेजक पदार्थ होता है वो कैफीन होता है। निकोटीन तंबाकू में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ होता है। ये आप सभी नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 30 आपके सामने, क्या दे रखा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहां है? प्रश्न पूछ लिया जाता है इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह पूछा जा सकता है अब की बार एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण का एक दूसरा नाम और होता है। क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और इसका सूत्र होता है CaOCl2। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है वो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ये आपको नोट करके लिख लेना है। अगला प्रश्न नंबर क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बतानी है आपको। सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। कौन सी? अंडाणु होती है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी। शुक्राणु सबसे छोटी होती है। छोटी कोशिका होती है, याद रखना। अगर तंत्रिका कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो तंत्रिका कोशिका होती है। ये आपको नोट करके लिख लेना है। अगला प्रश्न नंबर 33 आपके सामने, क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताना है। किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। तो 9.11 10⁻³ kg। तो ये आपका
आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेश वाला क्या होता है, कण होता है। या आपको यहां ग्राम पे पूछ ले, किसमें, ग्राम में पूछ ले, तो क्या करोगे, 9.11 इंटू 10 की पावर -28 कर दोगे, क्योंकि 3 क्या करना है, बढ़ाना है, तो ग्राम आ जाएगा यहां। ये आपको याद रखना, अगर ग्राम में पूछे तो -28 घात होगी, अगर केजी में बात करें तो -31 होगी, ये आपको याद रखना। और ये देखो 1.672 ये तो होता है प्रोटॉन का, और ये 2.75 वाला है, ये होता है किसका, न्यूट्रॉन का। ये आपको, ये बहुत हल्का कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत हल्का कण होता है, आप देख सकते हो इसकी तुलना में देखो कितना हल्का है, ये आप अनुमान लगा सकते हो। ये दोनों लगभग बराबर ही होते हैं, कोई खास, ये देखो यहां 2 और 5 का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, ये देखो अगर यहां ग्राम दे देता ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते। इस प्रकार से आपको ऑप्शन सारे चेक कर लेने चाहिए। देखो 9.11 इंटू 10 दी पावर -28, अगर यहां ग्राम देता तो ये भी करेक्ट हो जाता। तो आप पहले सभी ऑप्शन को देखे, उस पर नजर दौड़ाए, फिर आप ऑप्शन को टिक करें। अगला प्रश्न नंबर 34 क्या दे रखा है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है। सर्वाधिक तन्य धातु, तन्य का मतलब जिसे हम क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, तान सकते हैं। तो सर्वाधिक जो तन्य धातु होती है वो कौन सी होती है, जल्दी से आप लाइव चैट में जवाब दे दीजिए, मैं देख लेता हूं कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते हैं। सर्वाधिक तन्य धातु, बिल्कुल आपका जवाब सही है, सोना होता है। कौन सा होता है, सोना, Au होता है। Ag की बात करें तो चांदी होती है। ये आघातवर्धन, ये सबसे ज्यादा आघातवर्धन ये कौन सी होती है, चांदी होती है, जिसको पीट कर लंबी चादर के रूप में बना सकते हैं, उसे कहते हैं आघातवर्धनीयता। तो सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता किसकी होती है, चांदी की होती है। और तन्यता किसकी होती है, वो सोने की होती है। ये आपको याद रखना है। और Zn किसका प्रतीक होता है, जिंक का होता है। तांबे का Cu यानी कि कॉपर, Zn जिंक या जस्ता, ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न नंबर 35 आपके सामने, क्या घरों में सजावटी लाइट किस क्रम में लगी होती है, यानी कि जो भी सजावटी लाइट होती है वो किस क्रम में होती है, क्योंकि उसमें से अगर एक लाइट खराब हो गई तो सारी बंद हो जाएगी ना, इसका मतलब क्या है, वो श्रेणी क्रम में लगी होती है। लेकिन हमारे जो घरों की विद्युत जो फिटिंग होती है वो कभी श्रेणी क्रम में नहीं कर सकती, क्योंकि अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरे घर का कनेक्शन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं करेगा। यह आपको याद रखना। तो घरों में फिटिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है, लेकिन जो सजावटी लाइटें होती है वो किस में होती है, श्रेणी क्रम में होती है। यह आपको याद रखना। और पार्श्व या समांतर क्रम, ये दोनों एक ही है। ये किसकी होती है, घरों की फिटिंग, घरों की लाइट फिटिंग, ये किसकी होती है, तो ये आप याद रख सकते हो किसमें होती है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में होती है। और सजावटी जो भी लाइटें होती है उनका श्रेणी क्रम में होता है। अगला प्रश्न नंबर 36, किस धातु को पैकेट में नहीं रखा जा सकता। पैकेट में रखने से जो आग पकड़ लेता है कौन सी है, तो आप सबको पता है सोडियम है। सोडियम धातु है जिसको पैकेट में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये आग पकड़ लेता है वायुमंडल की उपस्थिति में। क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको पैकेट के रूप में नहीं रखा जाता। और सोडियम Na और K ऐसी धातु है, मुलायम धातु के नाम से जाना जाता है। मुलायम धातुएं, इनको चाकू से क्या कर सकते हैं, हम आसानी से काट सकते हैं। और ये नमी, वायुमंडल की नमी में आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको क्या, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो आप यहां लिख लीजिए, केरोसिन में डुबोकर कर रखा जाता है। ये आप नोट कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्या रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, यानी जो रेल इंजन है उसका आविष्कार किसने। देखो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। किसका, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था जेम्स वाट ने। ये आप याद रख सकते हो। अगर स्टीफेंस की बात करें, स्टीफेंसन की बात करें, तो इसने रेल इंजन का आविष्कार किया था। किसका, रेल इंजन का आविष्कार किया था, ये आपको याद रखना। एडिसन की बात करें तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने किया था।
ये आपको याद रखना है। क्या दे रखा है? अगला प्रश्न है जैव मंडल में शामिल है। जैव मंडल में देखो जल मंडल भी होता है, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये सभी होते हैं। तो आपका ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश, मेरी जो सारी कोशिश है वो ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, पर आग कहीं भी हो आग जल्दी तो चाहिए, आग कहीं भी हो आग जलनी तो चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी तो चाहिए। इसी के साथ एक बार शेयर करके आ जाइए क्लास को, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जितने भी लाइव है एक साथ मिलकर लाइक कर दीजिए। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 39 आपके सामने, क्या निम्न में से प्राकृतिक बहुलक नहीं है? यानी कि आपको बताना है कृत्रिम बहुलक कौन सा है। तो देखो ऊन तो प्राकृतिक है, यह भी प्राकृतिक है, यह भी प्राकृतिक है, लेकिन नाइलॉन है यह किससे बना जाता है? मतलब यह बनाया जाता है, यह क्या होता है? कृत्रिम होता है या संश्लेषित होता है? संश्लेषित। यह आपको सिंथेटिक होता है। क्या होता है? सिंथेटिक होता है। ये जो नाइलॉन है ये आपको याद रखना, ये न्यूयॉर्क और लंदन के शहरों के नाम को, मतलब जैसे नाय से मतलब न्यूयॉर्क और लोन से क्या बना? लंदन, दोनों के मतलब शहरों के जो नाम पर है वो इसका नाम पड़ा था। अगला प्रश्न नंबर 40 आपके सामने, क्या जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति है जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताओ। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो पुस्तक है वो लिखी गई है किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति पुस्तक है वो लिखी गई है। आपको एक ऑप्शन में दे रखा है लेमारक। लेमारक नाम आते ही आपको याद आना चाहिए कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमारक और ट्रेविनस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लेकिन बायोलॉजी का फादर है यानी कि जीव विज्ञान का जो पिता है वो अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये आपको नोट करके लिख लेना है। अगर बात करें फिजिक्स का पिता तो न्यूटन और आइंस्टीन को कहा जाता है। आइंस्टीन को मॉडर्न फिजिक्स और न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 41 आपके सामने, क्या दे रखा है? एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? एम्पियर घंटा है वो किसकी इकाई है? आपको एक सूत्र याद होगा, I बराबर Q बटे T। ये सूत्र याद है क्या आपको? I बराबर Q बटे T, यानी कि आवेश के जो प्रवाह की दर होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है विद्युत धारा। तो आपको देखो एम्पियर घंटा, यह एम्पियर आई का यानी विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, और ये किसका होता है? ये कुलोम इसका क्या होता है? कुलोम प्रतीक होता है, और टी को हम घंटे में लिख सकते हैं। तो आप याद रख सकते हो एम्पियर घंटा किसका हो गया? ये कुलोम के बराबर होता है। किसके बराबर? कुलोम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। तो ये एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? तो ये आवेश का मात्रक हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा। एम्पियर आपको याद रखना है किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। और विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। कैसी? विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। इसका क्या होता है? एम्पियर होता है। विभवांतर की बात करें तो वोल्टेज होता है। विभवांतर की बात करें तो वोल्टेज होता है। और ऊर्जा की आपको पता ही है जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का क्या मात्रक होता है? जूल होता है। शक्ति का वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 42 आपके सामने, क्या भारी जल सामान्यतः बनता है? भारी जल का मतलब क्या है? D2O। D2O सामान्यतः किससे बनता है? तो आप सबको पता है भारी हाइड्रोजन से बनता है। किससे? भारी हाइड्रोजन से बनता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। यह भी आपको याद रखना। क्या होती है? ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम। ये क्या होती है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होती है। अगला प्रश्न नंबर 43 आपके सामने, क्या दे रखा है? बीसीजी का टीका किस रोग में लगता है? यानी कि जो बीसीजी का टीका है वो किस रोग की
रोकथाम में लगाया जाता है, जो रोग होता है उसकी रोकथाम में लगाया जाता है, तो आप सबको पता है टीबी, यानी इसे ही कहते हैं क्षय रोग और इसे ही कहते हैं तपेदिक, ये आपको याद रखना। तो इसकी जो रोकथाम में कौन सा बीसीजी का टीका लगाया जाता है, किसकी, टीबी यानी कि क्षय रोग, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 44 आपके सामने दे रखा, क्या निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग, एनीमिया का एक नाम और होता है रक्त अल्पता, रक्त अल्पता जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो रक्त अल्पता आपको दे सकता है रक्त की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से, या हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा धातु पाई जाती है। तो आप देख सकते हो यहां लोहा आपको ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि लोहे की कमी से कौन सा एनीमिया रोग होता है, यह आपको याद रखना। और पालक की सब्जी खाने से काफी हद तक यह बीमारी है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि पालक में सर्वाधिक लोहे की मात्रा होती है, यह आपको याद रखना है। चलिए आयोडीन की कमी से बात करें तो आयोडीन होती है उसकी कमी से गेंगा रोग या गलगंड रोग या गोइटर रोग जिसे हम कहते हैं, वो आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न नंबर 45, गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस का काम में लेते हैं, यानी कि गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होती है, गुब्बारों में कौन सी, यानी कि जो हल्की होगी तभी तो गुब्बारे उड़ पाएंगे, ये तो आप सभी को पता है। और अक्रिय होगी, यानी कि जो कोई क्या क्रिया ना करे तो क्या आसानी से गुब्बारे उड़ सकते हैं, तो आप सबको पता है सबसे हल्की अक्रिय गैस होती है हीलियम। कौन सी होती है, हीलियम होती है, तो आपका उत्तर हीलियम हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो चिप्स की थैलियों में, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी होती है, तो वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 46 आपके सामने, निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, यानी कि जो विद्युत का प्रवाह नहीं होता है जिसमें, तो आप देखोगे चांदी में तो होता है, ये तो क्या है, सबसे सुचालक होती है, किसकी, विद्युत की, चांदी सबसे सुचालक होती है। तांबा भी काफी हद तक, यानी चांदी के बाद तांबा आता है, ये भी आपको याद रखना। लेकिन प्लास्टिक है, इसमें क्या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि एक विद्युत की क्या है, कुचालक है, यह आपको याद रखना। और इस ग्रेफाइट के बारे में एक बात याद रखना, ये अधातु होते हुए भी क्या है, विद्युत की सुचालक है। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, यह एक अधातु होती है, लेकिन फिर भी ये क्या है, विद्युत की सुचालक होती है। जो अधातुएं होती है वो मुख्यतः लगभग क्या होती है, विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। इसका जो प्रयोग है वो पेंसिल निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 47 आपके सामने, क्या सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है, सिरोसिस रोग, सिरोसिस रोग हम इसे कहते हैं जो लीवर का जिसे हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं, ये किससे संबंधित है, लीवर यानी कि यकृत से संबंधित है। आप देखो ऑप्शन में लीवर, यकृत तो यहां दे नहीं रखा, लेकिन जिगर को हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, लीवर, या इसे हम कहते हैं यकृत, ये आपको याद रखना है। ये क्या होती है, जिगर से संबंधित होती है, यानी कि लीवर से संबंधित होती है। कौन सी, सिरोसिस, कई बार इसका नाम ही सही है, क्या लीवर सिरोसिस बीमारी होती है, यहां केवल सिरोसिस दे रखा है, पूरा नाम इसका होता है लीवर सिरोसिस, जिसे यकृत का कैंसर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 48, मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो मैंने पिछली कक्षा में बताया था, अगर कहीं पर लाल रंग आ जाए और आपको धातु पूछ ले उसमें धातु की मात्रा, तो आपको बिना देखे लोहे कर देना है, लोहे के कारण ही लाल रंग होता है। अगर लोहा ऑप्शन में होगा तो लोहा ही होगा। और मैंने बताया था अगर नीला कहीं ऑप्शन में हो, अगर नीले का प्रश्न आ जाए, जैसे किसी मतलब जो कई जीव होते हैं उनका जो रंग, जो रक्त होता है उसका रंग नीला क्यों होता है, तो मैंने बताया था कि कोबाल्ट के कारण नीला रंग होता है, लोहे के कारण लाल रंग होता है। जो पिछली कक्षा थी उसमें एक प्रश्न था कि कांच का जो गहरा नीला रंग होता है वो किसके कारण, तो वो कोबाल्ट से संबंधित था, यह आपको याद रखना। और लोहे से संबंधित आए तो वो उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो मिट्टी का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, वो लोहे की उपस्थिति के कारण ही होता है, ये आपको याद रखना। एल्यूमिनियम है, ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा पाई जाने वाली क्या है, धातु है। अगला प्रश्न नंबर 49 क्या है, अर्नेस्ट हिक्कल ने निम्न में से कौन सा नियम दिया था। ये सभी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आपको होमवर्क दे देता हूं मैं, ये
आपको आज कमेंट करके बताना है इन सभी नियमों के बारे में। ये नियम किन किन ने दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन सा दिया था, और अर्नेस्ट हैक्ल ने कौन सा दिया था, जो डार्विन है उसने कौन सा दिया था। ये आपको सभी क्या करना है, कमेंट करके बताना है आज इन सभी प्रश्नों के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है वो 50 नंबर आपके सामने। क्या पानी में नमक मिलाने पर पानी का घनत्व, सॉरी कवंतनाक, पानी का कवंतनाक, देखो जब भी पानी में नमक मिलाएंगे तो उसका कवंतनाक क्या होगा, बढ़ेगा। कवंतनाक क्या होगा, बढ़ेगा। एक सेकंड में चलो मैं लैपटॉप को चार्ज लगा देता हूँ क्योंकि डिस हो गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 50 आपको क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है पानी में नमक मिलाने पर पानी का कवंतनाक। कवंतनाक क्या होगा, जब भी हम पानी में नमक मिलाएंगे तो जो वाष्पीकरण की जो क्षमता है वो क्या होगी, वो कमी होगी, उसमें कम होगी, तो क्या होगा, उसका जो कवंतनाक है वो बढ़ जाता है। पानी में जब भी नमक मिलाते हैं तो उसका कवंतनाक होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न नंबर 51 आपके सामने क्या दे रखा है, पेस मेकर किससे संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है, पेस मेकर हृदय की गति को नियंत्रित करने की क्या है कि उपकरण है, ये आपको ध्यान रखना। तो किससे, हृदय से संबंधित है, ये आपको याद रखना। एक प्रश्न आता है कि डायलिसिस क्या है, प्रश्न आता है डायलिसिस क्या है, लिख लीजिए डायलिसिस। ये क्या होता है, ये जब किडनी खराब हो जाती है, क्या होती है, जब किडनी खराब हो जाती है तो ये क्या है, ये एक कृत्रिम विधि है। जब किडनी खराब हो जाती है तब क्या कृत्रिम विधि का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से किडनियों को क्या कार्य करवाया जाता है, ये आपको याद रखना। तो ये हो गई किडनी से संबंधित। और पेस मेकर आ जाए तो आपको हृदय कर देना है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 52 आपके सामने। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जल्दी से बताओ। टिंडल प्रभाव है वो प्रकाश के किस गुण के कारण होता है। टिंडल प्रभाव है वो प्रकाश के किस प्रकाश के बिखराव के कारण होता है, विवर्तन या निलंबन या परावर्तन के कारण होता है, किसके कारण होता है, जल्दी से बताने की आप कोशिश कीजिए। तो देखो वैसे बात करें तो टिंडल प्रभाव किसका कारण होता है, ये होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके, प्रकीर्णन के कारण होता है। लेकिन आपको ऑप्शन में प्रकीर्णन दे नहीं रखा है, तो क्या होगा, टिंडल प्रभाव होता क्या है, जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि जैसे धूप आ रखी है बाहर, और मान लो कोई सुबह सुबह की बात है, धूप आ रखी है और कोई जैसे कोई मतलब छिद्र है दीवार में, तो उससे जब वो रोशनी आती तो आप देखोगे उसमें धूल के छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते हैं। वो क्या होता है, वो टिंडल प्रभाव होता है। वो किसके कारण होता है, प्रकाश का जो बिखराव होता है उसके कारण होता है, या प्रकीर्णन ऑप्शन में हो तो वो कर देना। तो यहां दे रखा है प्रकाश का बिखराव, तो आपका ऑप्शन है प्रकाश का बिखराव, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना जो टिंडल प्रभाव है वो क्या होता है, जो धूल के छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते हैं प्रकाश के मार्ग में, उसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 53, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। देखो यूरिया क्या है, यूरिया एक नाइट्रोजनी खाद है। नाइट्रोजनी क्या है, खाद है, जिसको हम क्या फसलों में देते हैं, जिससे फसलों की क्या परिपक्वता हो जाती है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 46.6%। कितनी, 46.6% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यह आपको याद रखना। और 78% वायुमंडल में होती है। वायुमंडल में क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यह भी आपको याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम, और वायुमंडल में आपको पूछ ले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी होती है, तो 20.8% होती है, यानी कि हम 21% कह सकते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 54 आपके सामने। क्या पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है। अब पलायन वेग, पहले तो यह बात कर लेते कि पलायन वेग होता क्या है। पलायन वेग किसी भी ग्रह के लिए वह वेग है जिसके माध्यम से उस ग्रह से कोई भी वस्तु फेंकी जाए
तो वो वापस उस जो ग्रह है उस पर नहीं आती है, यानी कि उस गुरुत्व क्षेत्र को वो पार कर जाती है। क्या कर जाती है? उस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है। आपको पृथ्वी के लिए पूछा है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है यहां, यह याद रखना, यानी कि बहुत ज्यादा वेग है। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की गति से अगर कोई मतलब पिंड को या किसी वस्तु को फेंकता है तो वो धरती पर वापस नहीं आएगी। तो ये क्या होता है? ये पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है। तो आप याद रखना ये प्रति सेकंड वाला ही करना है। भूल वंश आप ये घंटे वाला मत कर देना, ये तो कोई ज्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन यह बहुत ज्यादा स्पीड है। इस वेग से अगर किसी वस्तु को हम फेंकेंगे तो वो वापस धरती पर नहीं आ पाएगी। तो पलायन वेग पृथ्वी के लिए कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 55, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अगर देखो शाकाहारी में बात करें तो जो अंकुरित दाल होती है, वो भी सोयाबीन की अंकुरित दाल होती है, उसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगर मांसाहारी में बात करें तो कौन सी होती है? मछली होती है, और मांस में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो आप ऑप्शन देखोगे तो सोयाबीन, सोयाबीन की जो अंकुरित दाल होती है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगर चावल की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है, यह भी आपको याद रखना। और भारत में अगर पूछे सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है तो वो पश्चिम बंगाल में होता है, ये आपको याद रख लेना है। कई बार अगर बाजरे की बात करें तो राजस्थान, भारत में बाजरे की सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य की बात करें तो वो राजस्थान होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 56 आपके सामने क्या दे रखा है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहा? लाल अस्थि मज्जा में। और श्वेत रक्त कोशिकाओं का होता है पीले अस्थि मज्जा में। तो आपको पूछा है किसका? लाल रक्त कणिकाओं का लाल अस्थि मज्जा। ऑप्शन में देखो अस्थि मज्जा दे रखा है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर लाल अस्थि मज्जा ऑप्शन में हो तो वो करना है, अगर डायरेक्ट अस्थि मज्जा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल इनका होता है 90 से 120 डे होता है। यह भी आपको याद रखना, क्योंकि यही भी कई बार पूछ लिया जाता है। एक पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं प्लिया को, या इसे तिल्ली भी कहते हैं, या इसे इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। ये कोई भी आपको ऑप्शन मिले तो कर देना। और इसे कहते हैं ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? यह भी प्रश्न आ जाता है, क्योंकि रक्त बैंक, ब्लड बैंक का मतलब रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो वो प्लिया को कहते हैं। और आरबीसी की कब्रिस्तान की बात करें तो वो किसे कहते हैं? प्लिया तिल्ली, या इंग्लिश में बात करें तो स्प्लीन। क्योंकि कई बार स्प्लीन ऑप्शन में दे दिया जाता है और बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश के कई बार साइंस में ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसको देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इंग्लिश का भी साइंस में नॉर्मल आपको ज्ञान होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न नंबर 57 आपके सामने, क्या हाइड्रोजन प्रोक्साइड का सूत्र क्या है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड का सूत्र होता है H2O2। क्या होता है? H2O2। ये किसका? हाइड्रोजन प्रोक्साइड, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये D2 ये भारी जल है। ये क्या है? भारी जल है, जो कि भारी हाइड्रोजन के द्वारा बनता है, ये आपको याद रखना। और H2O ये सामान्य जल है, ये आपको याद रखना है। तो आपको पूछा हाइड्रोजन प्रोक्साइड तो H2O2। अगला प्रश्न नंबर 58 आपके सामने, क्या घरेलू बिजली खपत 1 यूनिट है? जिसका मतलब है हम जब भी हमारे जो मीटर लगे होते हैं घरों में जो बिजली के, उसमें हमें 1 यूनिट 2 यूनिट में हमें क्या दर्शाता है? हमें जो दर्शाता है बिजली की खपत दर्शाता है। तो ये यूनिट है, ये किसके बराबर होता है? देखो यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट ओवर, इसका मतलब होता है 1 यूनिट। ये आपको याद रखना, 1 किलोवाट ओवर। ये होवर और साथ में ऐसा कह दे किलोवाट किसका मात्रक है? तो किलोवाट तो शक्ति का ही है, वाट भी शक्ति का है, अश्व शक्ति भी शक्ति का है, लेकिन आगे घंटा लग गया, यानी कि ये किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है, या इसे हम कार्य का मात्रक भी कह सकते हैं। ये आप कंफ्यूज मत हो जाना। पीछे एक पेपर में पूछा गया था, शायद
16 अक्टूबर या 13 नवंबर के एक एग्जाम में पूछा गया था कि किलोवाट होवर किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। शक्ति मत कर देना, शक्ति मत कर देना, ये किसका मात्रक होता है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। अगर सीधा किलोवाट कहे तब आपको शक्ति कर देना, अगर होवर या सेकंड या मतलब गुणा में समय आ जाए तब आपको क्या, ऊर्जा का मात्रक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊर्जा का। तो आप देखो 1 किलोवाट घंटा, अब ये नहीं हो सकता, कहीं क्या है कंफ्यूज में ये कर देते हैं, ये नहीं, ये तो केवल किलोवाट ही है, किलोवाट तो शक्ति का मात्रक होता है, लेकिन ये देखो किलोवाट घंटा, इसका मतलब इसका मान होता है 1 यूनिट के बराबर, जो कि हमारी घरेलू खपत जो बिजली होती है उसकी इकाई होती है। अगला प्रश्न नंबर 59 आपके सामने, क्या विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया था, प्रतिरोध का जो नियम है वो किसने दिया था, वो दिया था ओम, जिसे हम ओम के नियम से भी जानते हैं। क्या, ओम का नियम, V बराबर आई आर, क्या होता है, V बराबर आई आर, ये होता है क्या, ओम का नियम होता है, जो किसने दिया था, ओम, ओम नाम का एक वैज्ञानिक था, ओम्स, जिसने दिया था, जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, यह आपको याद रखना। और प्रतिरोध का जो मात्रक है वो भी इस ओम के नाम पर ही ओम पड़ा है, ये आपको याद रखना। और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, और जो प्रतिरोध है उसका मात्रक ओम होता है। न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन ने आपको पता है गति के नियम दिए थे 3, गति के नियम दिए थे 3, न्यूटन 3 दिए थे, 1 सेकंड, 3। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या बताता है, बल की परिभाषा बताता है। दूसरा नियम क्या बताता है, दूसरा नियम जो बल का व्यंजक है, गणितीय व्यंजक है, उसका रूप बताता है, ये आपको याद रखना। और तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 60, जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। और क्लास आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अंत में कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी, और इन 60 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए। प्रश्न क्या दे रखा है, गति में परिवर्तन की दर। पहले तो बात कर लेते हैं गति किसे कहते हैं, गति हम कहते हैं वेग को, किसको, गति हम कहते हैं वेग को, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो ऐसा कह दे गति में परिवर्तन, तब तो वेग ही होगा, लेकिन परिवर्तन में दर, जो परिवर्तन की दर है यानी कि वेग में परिवर्तन की दर है, ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाता है, ये त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। ये आपको याद रखना, वेग भी एक सदिश राशि है और त्वरण भी एक सदिश राशि है। अगर आपको कहता गति में परिवर्तन, तब तो आपको वेग करना है, लेकिन परिवर्तन की दर लगते ही क्या हो गया, ये त्वरण हो गया। आपको एक प्रश्न ये आता है, स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, स्थिति में परिवर्तन तो विस्थापन ही होता है, लेकिन स्थिति में परिवर्तन की दर, देखो एक होता है स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, क्योंकि यहां आप कंफ्यूज हो जाते हो, स्थिति में परिवर्तन तो विस्थापन ही होता है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है, मान लो मेरी स्थिति ये है, मैं स्थिति में मेरी परिवर्तन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि विस्थापन हो गया। लेकिन आपको कहे स्थिति में परिवर्तन की दर, स्थिति में परिवर्तन की दर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तब आपको वेग करना होगा। यानी कि स्थिति में परिवर्तन की दर का मतलब क्या है, विस्थापन में परिवर्तन दर यानी कि वेग, और वेग में परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण। तो आपका उत्तर है वो त्वरण हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। त्वरण एक्सेलरेशन ये है, एक सदिश राशि होती है, विस्थापन भी सदिश होता है, वेग भी सदिश होता है, और त्वरण भी सदिश होता है। दूरी अदिश होती है, चाल अदिश होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न राइट हुए ये आपको कमेंट करके बताना है। और 1 जनवरी का इंतजार करते रहिए, 1 जनवरी को आएगा ब्रह्मास्त्र, आर्मी क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण, 15 जनवरी वालों के लिए स्पेशल हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और यहां आपको 1 जनवरी 2023 को क्या मिलेंगे, ब्रह्मास्त्र कंटेंट मिलेगा। आप 10-15 दिनों में जितनी जी जान लगा सको उस ब्रह्मास्त्र में लगा देना। हम कहते हैं कि लगभग 45 से अबव नहीं बल्कि 50 में से 50 प्रश्न आने की कोशिश वहीं से होगी, ये आप ध्यान रखना। तो चलिए आज के इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा क्लास। चलिए आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम, राम राम।